चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज फोर्स कपल। हम लास्ट क्लास के अंदर टॉर्क लिखना सीखे, टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा लिखना सीखे, इक्विलिब्रियम में किस तरह से नेट टॉर्क को जीरो करते हैं वो सीखे, और अब एक छोटा सा एक टॉपिक और है दैट इज फोर्स कपल। नाम से आइडिया लग गया होगा कि दो फोर्स होंगे, तो ऑफ कोर्स दो फोर्स हैं, एंड फोर्स कपल के अंदर दो फोर्सेस होंगे इक्वल मैग्नीट्यूड के एंड अपोजिट डायरेक्शन के। तो फोर्स कपल इज जस्ट ए पेयर ऑफ फोर्सेस, it is just a pair of forces of equal magnitude and opposite direction। किसी एक ऑब्जेक्ट पर दो फोर्स ऐसे लग रहे हो जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन अपोजिट हो, तो उस पूरे पेयर को हम हमेशा फोर्स कपल कह सकते हैं। ठीक है, जैसे चलिए मैं एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए कि आपके पास ये कोई बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी पर ये कोई पॉइंट ए है, ये बेटा कोई ना कोई पॉइंट बी है। पॉइंट ए पर फोर्स लग रहा है सामने की तरफ, लेट्स से एफ वेक्टर, और पॉइंट बी पर फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ, दैट इज माइनस एफ वेक्टर। फेयर इनफ। जैसा आप देख रहे हो कि इस पूरे पूरे सिस्टम पर नेट फोर्स तो जीरो है, नेट फोर्स तो जीरो है, नेट फोर्स जीरो है, तो पक्की बात है कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी जीरो है। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो है, इट मींस दैट जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो बड़ा कांस्टेंट है, लेकिन टॉर्क जीरो नहीं है। सर टॉर्क जीरो कैसे नहीं है? देख लो बेटा, खुद ही देख लो। इस पेन के ऊपर वाले पॉइंट पर मैंने फोर्स आगे लगाया और नीचे वाले पॉइंट पर मैंने फोर्स पीछे लगाया, तो जैसे इस पॉइंट पर फोर्स आगे और इस पॉइंट पर फोर्स पीछे लगाया, नेट फोर्स भले ही जीरो हो, लेकिन दोनों फोर्सेस का रोटेटिंग इफेक्ट तो आ रहा है। ये वाला फोर्स यूं रोटेट कर रहा है, ये वाला फोर्स यूं रोटेट कर रहा है, और कुल मिलाकर पेन को इस तरह से रोटेट करने की पॉसिबिलिटीज आई हैं। इसी केस में से मैं कहूँ कि बेटा यहाँ से देखना है, तो आप बोलोगे सर यहाँ से ए वाला ऑब्जेक्ट यूं रोटेट करना चाह रहा है और बी वाला ऑब्जेक्ट यूं रोटेट करना चाह रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में रोटेट करना चाह रहे हैं, तो टॉर्क तो आएगा, कैंसिल नहीं हो रहा है। सो देयर विल बी सम टॉर्क एंड आई कैन से दैट कि टॉर्क इज नॉट इक्वल टू जीरो, टॉर्क इज नॉट इक्वल टू जीरो इन दिस केस। ठीक, बाकी मान लो तो भाई मान लो बेटा फोर्स, ये वाला फोर्स ऐसे पीछे लग गया, तो उस केस में ऑफ कोर्स दोनों का टॉर्क जीरो हो जाएगा। जैसे मान लो बेटा ये वाला पॉइंट बी है, ये यहाँ ना होता और यहाँ होता, फिर एफ आगे एफ पीछे, फिर यहाँ से इस एफ का टॉर्क आता है ऐसे और इस एफ का टॉर्क आता है ऐसे, तब जीरो हो सकता था जब दोनों सेम लाइन के लॉन्ग एक्ट कर रहे होते। अभी दोनों सेम लाइन के लॉन्ग नहीं है, तो टॉर्क आपका जीरो नहीं है। टॉर्क कितना है? तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा एक अलग तरीके से बताऊँ। मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ कहीं कोई पॉइंट है ओ, और O से गुजरने वाली ये कोई एक्सिस, O से गुजरने वाली कोई एक्सिस है। मैं इस एक्सिस O से इस F फोर्स का टॉर्क लिखना चाहता हूँ, तो आप बोलोगे सर टॉर्क आएगा R क्रॉस F। R वेक्टर इज ऑफ कोर्स दिस, दैट इज दिस इज योर OA वेक्टर, दिस इज योर RF, दैट इज R क्रॉस फोर्स प्लस, अब इस बी पॉइंट पर जो फोर्स लग रहा है उसका टॉर्क, तो आप बोलो सर अगेन फॉर्मूला तो आर क्रॉस एफ ही है, देन आर वेक्टर इज नाउ योर ओबी वेक्टर, तो आप कह सकते हो कि सर दैट इज बेसिकली ओबी क्रॉस फोर्स। बेटा फोर्स अब एफ नहीं है, माइनस एफ है, क्योंकि दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन तो अपोजिट है। तो आप कह सकते हो कि सर इससे मेरे पास आ गया है ओ ए माइनस ओ बी क्रॉस एफ, इससे बड़ा मेरे पास ये आ गया दैट इज ओ ए माइनस ओ बी, तो बड़ा मैं प्लस बी ओ लिख सकता हूं क्रॉस एफ। जरा सोचो बेटा क्या लिखा हुआ है, बी ओ प्लस ओ ए, इतना बेटा आपको हल्का फुल्का वेक्टर तो आता होगा, बी ओ प्लस ओ ए, बी ओ वेक्टर प्लस आपका ओ ए वेक्टर, दैट इज ओ ए वेक्टर
में आपने जोड़ दिया है बेटा बी ओ वैक्टर, तो आपके ओ ए वैक्टर के अंदर अगर मैंने बी ओ वैक्टर अगर ऐड कर दिया है तो हमारे पास बेटा मेरे ख्याल से ए बी वैक्टर आ गया होगा, दैट इज ओ से ए तक का वेक्टर, इसमें बेटा आपने जोड़ दिया है बी से ओ तक का वेक्टर। तो आप ऐसे कह सकते हो, देखना कैसे, बी ओ इज दिस वेक्टर प्लस ओ ए वेक्टर इज दिस वेक्टर, बी ओ प्लस ओ ए इज ऑलवेज इक्वल्स टू बी ए। बट आई होप आपको ट्राइंगल लॉ ऑफ फैक्टराइजेशन आता होगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं, बी ओ प्लस ओ ए, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज ऑलवेज इक्वल्स टू दिस वेक्टर। तो हमारे पास रिजल्ट आ गया, दैट इज बी ए क्रॉस एफ। ये हमारा आंसर आ गया। हालांकि मैं इस तरह से आंसर याद करने के लिए कह नहीं रहा, मैं इसको और बेटर तरीके से समझा सकता हूँ, मतलब बेटर तरीके से याद करवा सकता हूँ। समझाने का तरीका तो ये सबसे बढ़िया है, लेकिन यहाँ पर मैं एक एक्स्ट्रा बात ये बताना चाह रहा हूँ कि इसमें ओ नहीं आया है, इसमें ओ तो आया ही नहीं। जो फाइनल टॉर्क है उसमें आपका तो बी ए क्रॉस एफ आया, मतलब बी ए मतलब ये जो ए पॉइंट और बी पॉइंट जिन पर फोर्सेस लग रहे हैं उनके बीच का वेक्टर क्रॉस एफ ऐसे आया है। इसमें ओ तो आया ही नहीं, और अगर फॉर्मूले के अंदर ओ नहीं आया, इस बात का मतलब ये है कि चाहे एक्सिस यहाँ से गुजरे, चाहे यहाँ से गुजरे, चाहे यहाँ से गुजरे, चाहे यहाँ से गुजरे, चाहे यहाँ से गुजरे, हर एक्सिस के बाद टॉर्क की वैल्यू तो सेम ही आएगी। तो आप ऐसा कह सकते हो कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सिस वी चूज। किसी भी एक्सिस से बड़ा टॉर्क की इक्वेशन लिख लो, हर एक्सिस से बड़ा आपके टॉर्क की इक्वेशन तो सेम ही आएगी, टॉर्क की फॉर्मूला भी सेम आएगा, एग्जैक्टली सेम आएगा। एंड द फॉर्मूला अगर आप याद करना चाहो तो दैट इज बी ए क्रॉस एफ। अगर याद करना चाहो तो बाकी हम इसको न्यूमेरिकली और बेटर तरीके से भी देख लेंगे। देखिए, चलिए इस बी ए क्रॉस एफ को बड़ा हम फिर से देखते हैं, अच्छे से देखते हैं, फिर भी एक बार के लिए याद रखना। अब चलिए, तो हमारे पास इस तरह का अरेंजमेंट है बच्चों कि ये कोई ऑब्जेक्ट इस ए पॉइंट पर कोई ना कोई फोर्स है, लेट्स से एफ वेक्टर। ये बेटा कोई पॉइंट बी है जिस पर फोर्स है माइनस एफ वेक्टर। ठीक है बच्चों, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है बेटा आपके पास वो एल है। बी और ए को जोड़ने वाला जो वेक्टर है बेटा मैंने उसको ऐसे लिख दिया, इस बी ए वेक्टर और एफ वेक्टर के बीच में मान लीजिए कि आपके पास ये एंगल है थीटा। ठीक है, तो सबसे पहली बात हमने सीखा कि टॉर्क इज बेसिकली बी ए क्रॉस एफ। आराम आराम से बात करते हैं। सबसे पहले टॉर्क के मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। बेटा क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड तो आप लोगों को निकालना आता ही होगा मेरे ख्याल से। बेटा क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर तो साइन थीटा आता होगा, आप लोग हाँ सर बिल्कुल आता है। बी ए का मैग्नीट्यूड इज एल, फोर्स का मैग्नीट्यूड एफ इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन, दिस इज योर टॉर्क, अच्छी बात है। इसको हम एक स्टाइल से और लिख सकते हैं, टॉर्क इज इक्वल्स टू एफ इंटू एल साइन थीटा। जरा सोचो कि एल साइन थीटा क्या है। मेरे ख्याल से आप लोगों ने सोच लिया होगा। ये जो एफ है जिस लाइन के अलॉन्ग लग रहा है उस लाइन को बड़ा खींच दो। इस लाइन को मैंने एक नाम भी दिया था, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। इसी तरह से जिस लाइन के अलॉन्ग ये वाला फोर्स लग रहा है उस लाइन को खींच दो, दिस इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। इफ दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। यहां से परपेंडिकुलर खींच दो। एज यू कैन सी दैट if this length is L, this angle is theta, this is L cos theta, this is L sin theta। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है मैं उसको L परपेंडिकुलर कह दूं, this is your L sin theta। तो हमारे पास टॉर्क की जो वैल्यू आ गई है एंड दैट इज F इंटू L परपेंडिकुलर। L परपेंडिकुलर क्या है? जो दोनों लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
L perpendicular is separation between two line of action of forces, जो दो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस है उनके बीच का सेपरेशन। ये बेटा आपके पास है। अच्छी बात है बेटा। अच्छा सर ये टॉर्क है कहाँ से? सर ये टॉर्क यहाँ से है, 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 यहाँ से। सर कहाँ से है? सब जगह से है। फोर्स कपल का टॉर्क आपको मन हो बेटा निकालना, हर जगह से सेम आएगा। आपका मन कर रहा हो कैसे मैं यहाँ से निकालूँ, बेटा निकालो। यहाँ से इस F फोर्स का टॉर्क तो क्या आएगा? 0, और इस F फोर्स का टॉर्क आएगा F मल्टीप्लाइड विथ यहाँ से तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कितनी आ गई बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस? L sin थीटा। कोई बच्चा बोलते कि सर मैं यहाँ से बीचों बीच से निकालना चाहता हूँ, बिल्कुल निकाल लो। इस F का टॉर्क आएगा ऐसे और इस F का टॉर्क भी आएगा ऐसे। इस F का आएगा F इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2 sin थीटा। इस F का टॉर्क आएगा F इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2 sin थीटा। दोनों को ऐड करो तो वापस बेटा कितना आएगा? F इंटू L sin थीटा। कहीं से भी कर लो, जहाँ से आपकी इच्छा हो बेटा वहाँ से कर लो। मैंने तो ऐसे ही हल्का फुल्का दिखा दिया आपको। बाकी आपके किसी बच्चे की इच्छा हो कि सर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट से इस पॉइंट से सर अलग अलग पॉइंट से गुजरने वाली एक्सिस के बोर्ड से टॉर्क निकालना चाहता हूँ, बिल्कुल निकालिए बेटा, बिल्कुल निकालिए। मैंने आपको शुरुआत में प्रूव तो कर ही दिया था, है ना, तो आप कन्विंस तो हैं, है ना। तो हमारे पास टॉर्क की वैल्यू आ गई, दैट इज F इंटू L परपेंडिकुलर। डायरेक्शन बेटा ऐसे देख सकते हो कि सर ये घुमाना चाहता है ऐसे, तो डायरेक्शन इज लाइक दिस, डायरेक्शन इज लाइक दिस। डायरेक्शन अगर बेटा अगर तुम क्रॉस प्रोडक्ट यूज करो बिल्कुल कर सकते हो। BA वेक्टर आएगा ऐसे, F वेक्टर आएगा ऐसे, BA की तरफ हाथ ले जाओ, F है ऐसे, BA क्रॉस F आ गया अंदर की तरफ बोलना और क्लॉकवाइज बोलना, एज यू नो इट सेम बात है। हम लोग मैथमेटिकली तो क्रॉस प्रोडक्ट को पसंद करते हैं और ज़्यादा सेंस के हिसाब से हम लोग ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को ज़्यादा पसंद करते हैं। आई होप यू गेट द पॉइंट। चलिए बच्चों आगे चले। फोर्स कपल ज़्यादा काम जो है बड़ा वो इलेक्ट्रिक डायपोल और मैग्नेटिक डायपोल में आएगा, ठीक है। तो वहाँ पर हम फिर से बेटा फोर्स कपल पढ़ेंगे और वहाँ पर इसके ठीक ठाक यूजेस भी होंगे, तो तब भी हम बेटा इसका टॉर्क वो सब कुछ निकालेंगे, ठीक है। आगे चलिए, एक सवाल, एक छोटा सा सवाल। हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, दिस पॉइंट इज B, दिस पॉइंट इज A। इस पॉइंट पर कोई ना कोई फोर्स है, लेट्स दैट इज 3I कैप माइनस 4J कैप प्लस 5K कैप न्यूटन, और इस पॉइंट पर फोर्स है एग्जैक्टली इसका अपोजिट, दैट इज माइनस 3I कैप प्लस 4J कैप माइनस 5K कैप न्यूटन। B के जो कोऑर्डिनेट्स हैं दे आर बड़ा 1,0,2 मीटर, और A के जो कोऑर्डिनेट्स हैं बड़ा दैट इज लेट्स से 2,-2,3 मीटर, ठीक है। फाइंड टॉर्क ऑन दिस बॉडी, ये बड़ा टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस बॉडी, एक ही बात है। बड़ा इस बॉडी पर कितना टॉर्क है ये बताओ। आप कहोगे सर आपने आज तक जब भी टॉर्क वगैरह पूछे ना आपने हमेशा बताया कि इस एक्सिस के अबाउट, इसके अबाउट, उसके अबाउट, आपने हमेशा बताया। इस बार नहीं बता रहे आप, बड़ा इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये तो फोर्स कपल ही है, चेक कर लो दोनों फोर्सेस का सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन है कि नहीं। तो मुझे लगता नहीं कि बेटा है ना हमें कोई एक्सिस देने की ज़रूरत है, बल्कि आप कह सकते हो कि अगर ये हमारा F वेक्टर है तो ये हमारा माइनस F वेक्टर, ये हमारा माइनस F वेक्टर। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये आपका BA वेक्टर है। BA वेक्टर हम लोगों को लिखना आता है, दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल। 2 - 1 1I कैप, -2 0 -2 J कैप, 3 - 2 दैट इज ऑफ कोर्स 1K कैप। दिस इज योर BA वेक्टर। अगर कोई मुझसे टॉर्क पूछ रहा है तो बड़ा अगर वेक्टर फॉर्म में पूछ रहे हो तो मैं ऐसे बोलूंगा दैट इज BA क्रॉस F। BA वेक्टर हम लिख चुके हैं, दैट इज I कैप -2J कैप प्लस K कैप का क्रॉस प्रोडक्ट विथ फोर्स। बड़ा व्हाट इज द फोर्स गिवन? फोर्स गिवन इज आई थिंक 3I कैप -4J कैप प्लस 5K कैप।
वैसे बड़ा क्रॉस प्रोडक्ट आपको करना तो आता ही है ना, नहीं आता तो बड़ा मैं अगेन आपको वापस से सिखा सकता हूँ कि हम लोगों ने कैसे बड़ा क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं इसके अंदर। तो क्रॉस प्रोडक्ट विल बी समथिंग लाइक दिस, ऐसे बड़ा मैट्रिक्स टाइप लिख लीजिए इसको। इट विल बी आई कैप, जे कैप एंड के कैप। आर क्रॉस एफ कर रहे हो तो आर की एंट्रीज पहले और बड़ा एफ की एंट्रीज बाद में। आई कैप के साथ है 1, जे कैप के साथ है -2 और के कैप के साथ है 1। आर की एंट्रीज पहले। अब एफ में आई कैप के साथ है 3, जे कैप के साथ है -4 और के कैप के साथ है 5। और अगर टॉर्क निकालना है तो फॉर्मूला इज समथिंग आई कैप इंटू समथिंग माइनस जे कैप इंटू समथिंग प्लस के कैप इंटू समथिंग। अब ये समथिंग 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 क्या है ये हम लिख लेंगे। आई कैप के साथ क्या आता है उसके लिए इससे और इसे मिटा दो, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस थोड़ा -10 माइनस -4, आई थिंक -6 हो गया। बड़ा कैलकुलेशन चेक करते रहना है, ठीक है। हाँ -10, हाँ फिर बड़ा +4 हो जाएगा, एक ही बात। जे कैप के साथ क्या लिखना है उसके लिए इसको और इसको मिटा दो, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, दैट इज 5 - 3, दैट कम्स आउट टू बी 2। के कैप के साथ क्या आएगा, इसे और इसे मिटा दो, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, -4 माइनस -6 -4 +6 हो गया। बड़ा -4 + 6 तो 2 आ गया होगा। कैलकुलेशन वापस से चेक करना, -4 + 6 सही लग रही है। हमारे पास कुल मिलाकर टॉर्क की वैल्यू आ गई है, मतलब वेक्टर फॉर्म में आ गई है, दैट इज -6 आई कैप -2 जे कैप +2 के कैप। दिस इज द टॉर्क। ऑफ कोर्स इट इज इन न्यूटन मीटर, इट इज न्यूटन मीटर। और अगर कोई मुझसे पूछ ले कि टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या होगा तो हम कह सकते हैं कि दैट इज √ ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, दैट इज 36 + 4 + 4, that is 36 + 8, I think 44. So the magnitude of torque comes out to be √44 Newton into meter. ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे इस बात को ना। तो ये हमारे फोर्स कपल की कहानी है। कभी भी कोई फोर्स कपल के बारे में ऐसी बातें पूछे हम बड़े आराम से सारी बातें बोल सकते हैं, बहुत ही आसान सा है। हालांकि इसकी यूजफुलनेस इस चैप्टर में इतनी नहीं मिलेगी जितनी, जैसे मैंने कहा ना बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक डायपोल आएगा तब इसकी यूजफुलनेस आएगी, मैग्नेटिक फोर्सेस वगैरह में बेटा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आएगा तब इसकी यूजफुलनेस थोड़ी सी ज़्यादा आएगी। तो फोर्स कपल के बहुत ज़्यादा सवाल अपनी शीट में भी नहीं है। आईआईटी ने भी फोर्स कपल के सवाल पूछे हैं लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और मैग्नेटिक फोर्सेस में पूछे हैं, है ना। ऐसे ज़्यादा सवाल कोई इन्होंने रोटेशनल मोशन चैप्टर से नहीं पूछे, ठीक है। और कोई आ जाए तो कोई बात नहीं, अपन सारा पढ़ाई है ना, आ जाएगा तो हम तो तैयार बैठे हैं कि आप पूछो बता देंगे। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा बेटा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। भले इसकी मैंने हेडिंग अब लिखी हो लेकिन हम इसको हल्का फुल्का है ना यूज़ कर चुके हैं, है ना, हम इसको बड़ा यूज़ कर चुके हैं। हमने इसको हल्का फुल्का एक केस में डिराइव भी किया था और हमने उसको यूज़ भी किया है। मैं याद दिलाता हूँ, यूनिफॉर्म अगर बॉडी होती ना तो उसके हर पॉइंट पर डीएमजी 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 नीचे लग रहे होते हैं। उन सारे डीएमजी डीएमजी के छोटे छोटे टॉर्क लग रहे होते हैं, डी टाउ डी टाउ डी टाउ, ठीक है। उन सबको जोड़ने पर नेट टॉर्क आता है। उस सारे के सारे फोर्स को हम कहीं सेंटर पर लगता हुआ मानते तो एग्जैक्टली उतना ही टॉर्क आ जाता है। याद है ना इस बात को, मैंने प्रूव किया था इस बात को आप लोगों के लिए। तो हमने है ना जब भी ग्रेविटेशनल फोर्स का टॉर्क लगता था ना तो हमने कहा कि यार पूरी बॉडी को चेक करने की जरूरत नहीं, सिर्फ वो सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट चेक कर लो और उस पर टॉर्क की इक्वेशन लिख दो तो आप बड़े आराम से आंसर आ जाएगा। तो जो सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट था दैट पॉइंट इज एक्टिंग लाइक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, कि सारे के सारे फोर्स को एक इकलौते पॉइंट पर लगता हुआ मान लूँ, दैट इकलौता पॉइंट इज नोन एज योर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ये मेन बात है।
तो अगर बहुत सारे फोर्सेस अगर लग रहे हो तो उन सारे के सारे फोर्सेस को आप एक इकलौते फोर्स से रिप्लेस कर सकते हो। दैट इकलौता फोर्स विल ऑफ कोर्स बी समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस, और आप उस इकलौते फोर्स को जिस पॉइंट पर लगता हुआ मानोगे दैट पॉइंट इज नोन एज योर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। और उस पॉइंट पर मानने के बाद वो नेट फोर्स उतना ही टॉर्क प्रोड्यूस करेगा जितने सारे के सारे फोर्सेस मिलकर नेट टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे थे। मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोल गया? चलिए मैं फिर से बोलता हूँ, है ना। मान लीजिए कि किसी बॉडी पर 4 फोर्स लग रहे हैं, F1, F2, F3, F4 वेक्टर फॉर्म में, F1 वेक्टर, F2 वेक्टर, F3 वेक्टर, F4 वेक्टर। तो मुझे चारों फोर्सेस को एक इकलौते फोर्स से रिप्लेस करना है। तो आप बोलोगे सर हाँ लगा दो, नेट फोर्स लगा दो। नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी? F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस F4 वेक्टर। लेकिन उसको हर किसी पॉइंट पे नहीं लगा सकते, आपको उसे स्पेसिफिकली किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे लगाना पड़ेगा, और जिस पॉइंट पे आप उसको लगाओगे ना उस पॉइंट पर वो इकलौता फोर्स उतना ही टॉर्क प्रोड्यूस करना चाहिए जितने ये चारों के चारों फोर्सेस मिलके कर रहे थे, ठीक है। और इस तरह से हम लोग नेट टॉर्क लिख पाएंगे, सॉरी नेट टॉर्क नहीं, इस तरह से हम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स को डिफाइन कर पाएंगे। आई होप इट विल वर्क, है ना। चलिए करते बातें। जैसे मैं थ्योरी डेवलप कर रहा हूँ हल्की सी बेटा। मान लीजिए कि आपके पास कोई बॉडी है, इस बॉडी पर कोई फोर्स लग रहा है लेट्स से F1 वेक्टर, कोई फोर्स लग रहा है लेट्स से F2 वेक्टर, कोई फोर्स लग रहा है लेट्स से F3 वेक्टर। ये कोई एक्सिस है, O पॉइंट से गुजर रही है, इसकी पोजीशन R1 वेक्टर, इसकी पोजीशन R2 वेक्टर, इसकी पोजीशन R3 वेक्टर। ये 3 ही दिखाए बेटा, खूब सारे हो सकते हैं, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि बेटा इस बॉडी को ये बेटा आपका पॉइंट हो, इस बॉडी पर इन तीनों फोर्स को रिप्लेस करना है एक इकलौते फोर्स से। तो मेरे बच्चे बोले सर कोई लोड नहीं है, इकलौते फोर्स से अगर रिप्लेस करना है तो इकलौता फोर्स लगा दो ऐसे F नेट, और उसकी वैल्यू क्या होगी? उसकी वैल्यू होगी ऑफ कोर्स F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर, और ये तीनों के तीनों फोर्सेस का समेशन होगा। समेशन भी कैसा? ऑफ कोर्स वेक्टर समेशन होगा, और क्या होगा। लेकिन क्या हम इस फोर्स को कहीं पर भी लगता मान लें क्या? आप बोलोगे नहीं सर कहीं पे भी नहीं, इसको आपको स्पेसिफिकली किसी एक पॉइंट पे ऐसे लगता हुआ मानना है कि ये जो नेट फोर्स है ये एग्जैक्टली उतना ही टॉर्क प्रोड्यूस करे जितने तीनों के तीनों फोर्सेस मिलके कर रहे थे। जैसे इस केस में जो टॉर्क आ रहा था दैट वाज बेसिकली R1 क्रॉस F प्लस R2 क्रॉस F2 प्लस R3 क्रॉस F3। दिस वाज द नेट टॉर्क प्रोड्यूस्ड। अब ये जो नेट फोर्स है ये एग्जैक्टली उतना ही टॉर्क प्रोड्यूस करना चाहिए जितने वो तीनों मिलके कर रहे थे। तो इसके लिए आप कहोगे सर दैट शुड बी इक्वल टू दैट R क्रॉस नेट फोर्स, या फिर बेटा R वेक्टर लिख दो, बेटा OP वेक्टर लिख दो। P इज नोन एज योर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि OP वेक्टर का क्रॉस विथ नेट फोर्स, नेट फोर्स इज ऑफ कोर्स F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर। ये जो पॉइंट P है, दिस पॉइंट P इज नोन एज योर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। सो दिस पॉइंट P इज नोन एज योर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ये तो रही थ्योरी वाली बात है ना। सवालों में इतना टफ नहीं लगेगा, ये तो ऐसे थोड़ा दिखने में थोड़ा फैंसी लग रहा होगा। सवाल थोड़ा बहुत ही ऐसे ट्रिवियल टाइप के से आएंगे, दिक्कत ही नहीं आएगी, अपन बड़े आराम सेट कर लेंगे। आपको भी लगेगा कि इस तरह का सवाल कराने के लिए इतना सब बताने की क्या ज़रूरत थी, बट ठीक है ना। फिर भी बेटा बुक्स वगैरह में ऐसा लिखा होता तो मेरे को भी ऐसा लिखना चाहिए ना, इसमें लिख दिया। ठीक, आगे चलिए। नेक्स्ट, अब बात करते हैं
एक सवाल की, सुनिएगा। आपके पास एक रॉड है, ठीक है, बड़ा अच्छी खासी लेंथ की, डजंट मैटर दैट मच। एंड से 10 सेंटीमीटर दूर मैंने कोई फोर्स लगा दिया ऐसे, जिसकी वैल्यू है 10 न्यूटन। ये परपेंडिकुलर बेटा इस तरह से, और यहां से 20 सेंटीमीटर दूर बेटा मैंने फोर्स लगा दिया ऐसे F2, ये है आपका 20 न्यूटन। ठीक है, दो फोर्स है, मुझे इन दोनों फोर्सेस को एक इकलौते फोर्स से रिप्लेस करना है, लेकिन उस इकलौते फोर्स को कहां लगाऊं, जिस पॉइंट पर लगाऊं उस पॉइंट का हम नाम निकाल देंगे, दैट इज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। फाइंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, अभी निकालते हैं। सबसे पहली बात, इन दोनों फोर्सेस को बड़ा 20 ऐसे और 10 ऐसे, तो ऑफकोर्स नेट फोर्स 10 ऐसे आएगा, पता नहीं कहां आएगा, मान लेते हैं कि वो 10 फोर्स आएगा ऐसे। दिस इज द नेट फोर्स एंड द वैल्यू ऑफ नेट फोर्स इज ऑफकोर्स 10 न्यूटन। कहां लगता हुआ मानो, तो चलिए यहां से देखते हैं, ठीक है, कहां से लगता हुआ मानो, तो लेट्स से दिस डिस्टेंस इज x। सर यहां पर टॉर्क कहां से लिखूं, कहीं से भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां से बेटा कोई इस केस में कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां से आपका मन हो वहां से लिख दो। तो मैंने सोचा कि चलो मैं यहां से लिखता हूं, यहां से F1 का टॉर्क आएगा ऐसे और F2 का टॉर्क आएगा ऐसे, तो नेट टॉर्क आएगा F2 का ऐसे, दैट इज 20 इंटू 30, बड़ा ये सेंटीमीटर में है, याद रखो, ठीक है, प्लस ये 10 तो उल्टा है, उल्टा थोड़ा माइनस लगा दो, -10 इंटू 10, I think that is 500 Newton into centimeter, and direction is like this. What is this direction? This direction is of course anti-clockwise. Fair enough? Now, अब मैं यहां से टॉर्क लिखना चाहता हूं इस 10 का, इस 10 का टॉर्क आएगा that should be equal to 10 Newton into यहां से तक की डिस्टेंस x, और ये टॉर्क कैसे आ रहा है, क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, 10 न्यूटन इंटू एक्स, और ये भी एंटी क्लॉकवाइज। बोथ दीज टॉर्क शुड बी इक्वल। ये वाला इकलौता फोर्स वैसा ही ट्रांसलेशनल मोशन और वैसा ही रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करना चाहिए जितने ये दोनों मिलके कर रहे थे, और जितने दोनों मिलके कर रहे थे, सो ऑफ कोर्स दिस शुड बी इक्वल टू दिस। न्यूटन से न्यूटन कैंसिल, एक्स की वैल्यू आ गई है 50 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब इस एज से, बड़ा एज से कितना आना चाहिए, एज से 50 सेंटीमीटर दूर आपका बड़ा ये फोर्स लगना चाहिए। आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे, ठीक है बच्चों। इनको बच्चा जिद कर ले कि सर ना मैं आपकी ये वाली बात नहीं समझ पाया कि ना कहीं से भी लिख दो, इस बार कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई बच्चा जिद कर ले और कहते हैं कि सर मैं यहाँ से टॉर्क की इक्वेशन लिखूंगा, पहले भी यहाँ से लिखूंगा और बाद में भी यहाँ से लिखूंगा। तो चलिए मैं दूसरे तरीके से करता हूँ, दूसरे तरीके से करता हूँ, ठीक है। पहले यहां से अगर टॉर्क लिख रहे हो तो ऑफ कोर्स यहां से टॉर्क लिखोगे तो 10 न्यूटन का टॉर्क तो 0, और इस 20 न्यूटन का टॉर्क आएगा ऐसे, कितना आएगा बेटा, 20 न्यूटन इंटू 20 सेंटीमीटर, दैट इज 400 न्यूटन इंटू सेंटीमीटर, दिस इज द टॉर्क। और यहां से बड़ा टॉर्क है कैसे, तो आप कहोगे सर एंटी क्लॉकवाइज। दिस शुड बी इक्वल टू, यहां से इसका टॉर्क, यहां से डिस्टेंस में एक बार के लिए y मान लेता हूं, यहां से नेट फोर्स है 10 न्यूटन, तो लिख देना कि 10 न्यूटन इंटू यहां से यहां तक के डिस्टेंस, बड़ा दैट इज y। न्यूटन से न्यूटन कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, y की वैल्यू आ गई है 40 सेंटीमीटर। इसका मतलब इस पॉइंट से 40 सेंटीमीटर दूर। अरे बड़ा सही बात है, एज से 50 सेंटीमीटर बोल दो, या बेटा इस पॉइंट से 40 सेंटीमीटर बोल दो, बात तो एक ही। तो इस तरह से आप प्रूव कर सकते हो बड़े आराम से कि इस बात से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता कि हम टॉर्क की इक्वेशन किस पॉइंट के अबाउट लिख रहे हैं। किसी भी पॉइंट के अबाउट लिख दो, किसी भी एक्सिस के अबाउट लिख दो, उससे कोई बहुत बड़ा अंतर पड़ने वाला नहीं है इस केस के अंदर, जिसमें हम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स निकाल रहे हैं। जिसमें बेटा हम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स निकाल रहे हैं, उसमें कोई बहुत ऐसे
बड़ा फर्क नहीं पड़ता, बड़ा फर्क नहीं पड़ता। आई होप इट विल वर्क। आगे चलिए। तो इस तरह से बड़ा दो या दो से ज़्यादा अगर फोर्सेस हो तो उन सारे के सारे फोर्सेस को हमें इकलौते फोर्स से रिप्लेस कर सकते हैं, और जिस इकलौते फोर्स से हम उसको रिप्लेस करेंगे दैट इकलौता फोर्स शुड बी अप्लाइड एट ए स्पेसिफिक पॉइंट। दैट स्पेसिफिक पॉइंट इज नोन एज योर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। एज सिंपल एज दैट। डोंट कॉम्प्लिकेट इट, जैसा बताया बेटा वैसे ही करना। फिर भी चलिए एक सवाल और कर लीजिए। मान लीजिए कि आपके पास इस तरह की कोई बॉडी है, ठीक है बेटा, और इस पर कुछ फोर्सेस ऐसे लग रहे हैं। इस एंड से 10 सेंटीमीटर दूर बेटा हमने एक फोर्स लगा दिया है 10 न्यूटन। यहां से 10 सेंटीमीटर दूर बेटा मैंने फोर्स लगा दिया है ऐसे 20 न्यूटन, और यहां से 10 सेंटीमीटर दूर मैंने एक फोर्स लगा दिया ऐसे बेटा 30 न्यूटन। ये रोड बड़ा अच्छी खासी लेंथ की है, आगे भी, ठीक है। फाइंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। किस पॉइंट पर बड़ा हमें सारा का सारा नेट फोर्स लगता हो मान सकते हैं। बिल्कुल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं हम लोगों को। हम लोग कहेंगे कि इस पूरी रॉड को बेटा 10 एंड 30, इस तरफ कितना आ गया 40, इस तरफ आ गया कितना 20, तो इस तरफ फोर्स लग रहा है लेट से 20 न्यूटन। जो नेट फोर्स है वो 20 न्यूटन है। अब ऑफ कोर्स ये 20 न्यूटन एग्जैक्टली वैसा ही ट्रांसलेशनल मोशन देगा जैसे तीनों के तीनों फोर्सेस मिलके दे रहे हैं। अब मैं ये चाहूंगा कि अगर मैं इन तीनों फोर्स को अगर इस फोर्स से रिप्लेस कर रहा हूं तो ये फोर्स रोटेशनल मोशन भी एग्जैक्टली वैसा ही दे जैसे तीनों मिलके दे रहे हैं। तो आपको सर इसके लिए टॉर्क सेम होना चाहिए। कहां से, कहीं से भी लिख दो। तो चलिए बेटा हम एंड से लिखते हैं। एंड से 10 न्यूटन का टॉर्क है ऐसे, 20 का है अपोजिट, 30 का इस तरफ। तो इसका टॉर्क और इसका टॉर्क तो जुड़ जाएगा, इसका टॉर्क अपोजिट आ जाएगा। तो टॉर्क आएगा बेटा बोलना 10 इंटू 10 माइनस 20 इंटू 20, बेटा डिस्टेंस 20 होगी ना, प्लस 30 इंटू 30, आई थिंक दैट इज 100 माइनस 400 प्लस 900, दैट इज 900 प्लस 1 इज 1000, दैट इज 600 यूनिट्स। बेटा आपको पता ही दैट इज न्यूटन इंटू सेंटीमीटर। ये टॉर्क है वो भी नेट ऐसे। इस पॉइंट के बाद 20 न्यूटन का टॉर्क की डायरेक्शन तो यही आएगी, लेकिन मैग्नीट्यूड भी वही आना चाहिए। तो आप कह सकते हो कि दैट इज 20 न्यूटन इंटू एक्स। न्यूटन से न्यूटन, 2 से 2, एक्स की वैल्यू कम्स आउट विथ 30 सेंटीमीटर। तो सारे के सारे फोर्स को बेटा आप कहाँ पर लगता हुआ मान सकते हो, तो आप कह सकते हो कि मतलब उसको 30 सेंटीमीटर पर लगता हुआ मान सकता हूं। आई होप दैट्स ओके। आई होप दैट्स ओके। अगर आप चाहो तो बेटा यहाँ से भी कर सकते हो कैलकुलेशन, यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, मर्जी बेटा आपकी, जहाँ से चाहो वहाँ से कर सकते हो। आई होप इट विल वर्क। तो ऐसे बेटा कितने फोर्सेस क्यों ना हो, आप बड़े आराम से इस तरह से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स निकाल सकते हो, यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, अपनी कहानी को थोड़ा सा और देखते हैं। नेक्स्ट अब एक अलग सा टॉपिक, हम काफ़ी दिनों से टॉर्क की बातें कर रहे हैं, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज एंगुलर मोमेंटम। दैट इज एंगुलर मोमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, ये मान सकते हो कि ना अभी तक हमने कुल मिलाकर 3 टर्म्स पढ़ी हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क और ये तीसरी है एंगुलर मोमेंटम। सारे के सारी जो कहानी है पूरे के पूरे चैप्टर में वो इन 3 चीज़ों के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। मोमेंट ऑफ इनर्शियाज हम लोगों ने अपनी सहूलियत के हिसाब से याद कर लिए थे, और टॉर्क हम अच्छे से निकालना सीख भी गए थे,
और अब आता है तीसरा और बड़ा काम, दैट इज एंगुलर मोमेंटम। मैं फिर से इस बात को रिपीट करता हूँ, पूरी आरबीडी की सारी कहानी इन 3 टर्म्स के चारों तरफ घूमती रहती है। कौन से टर्म्स? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दूसरा क्या था? टॉर्क, एंड तीसरा कौन सा है? एंगुलर मोमेंटम। जो भी सवाल बनने होंगे, जो भी कहानी बननी होगी, वो मोस्टली इन 3 कैरेक्टर्स के आसपास ही रहेगी। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं बेटा। हालांकि जितना डिटेल में मैंने आपको टॉर्क बताया था, मैं उतना ही डिटेल के अंदर आपको एंगुलर मोमेंटम भी बता सकता हूँ। मैंने याद करो, टॉर्क है ना, पहले कहा था पॉइंट की वॉट ऐसे निकालते हैं, फिर एक्सिस की वॉट कैसे निकालते हैं, आप लोग सीख भी गए होंगे। एंड जिस तरह से मैंने बताया था वो बहुत ही बेसिक सा तरीका है, उसी से सारा काम चल जाता है। इसी तरह से हम एंगुलर मोमेंटम भी समझ सकते हैं। अगर एंगुलर मोमेंटम पॉइंट की वॉट निकाल लो और फिर एक्सिस की वॉट निकाल लो। हालांकि आप इस बात को जानते हो, समझते हो कि भले ही हमने टॉर्क पॉइंट की वॉट निकालना सीखा हो, हमने फिर उसको ठीक है देखा भी हो, लेकिन किसी सवाल में कभी काम नहीं है पॉइंट की वॉट टॉर्क निकालना। काम तो हमेशा एक्सिस की वॉट टॉर्क निकालने ही काम आया था। लेकिन फिर भी किसी बच्चे को हो सकता है कि जिस तरह से मैंने बताया उससे बढ़िया लगा हो कि है ना, सर ने पहले पॉइंट की वॉट बताया और फिर उस फैक्ट को यूज़ करके सर ने एक्सिस की वॉट टॉर्क निकालना सिखाया। और फिर वो अलग बात है कि हमारे सारे के सारे सवालों के अंदर टॉर्क थोड़ा कौन सा काम आया? एक्सिस की वॉट ही काम आया। तो मैं ऐसा काम यहाँ पर भी कर सकता हूँ कि पहले हम एंगुलर मोमेंटम निकालना सीखें पॉइंट के अबाउट, और एक बार अगर पॉइंट की वॉट पता लग जाए तो उसके बाद हम एक्सिस के अबाउट भी सोच सकते हैं। ठीक है, एक्सिस के अबाउट क्या होगा क्या नहीं वो सोच सकते हैं। तो चलिए, छोटा सा एक काम है। सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए पॉइंट, बेटा ओनली सेक ऑफ डेफिनेशन है, सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन बताने के लिए बेटा अबाउट ए पॉइंट बता रहा हूँ। इट डजंट मीन कि इट विल बी रिक्वायर्ड इन द प्रॉब्लम्स में सिर्फ और सिर्फ मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स में एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्सिस ही काम आता है। कोई सवाल ही ऐसे पूछ ले, बताओ इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कितना है, तो अलग बात है। अदरवाइज बेटा हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक्सिस के अबाउट ही हमारा एंगुलर मोमेंटम काम आएगा आगे जाकर। बट ठीक है, हम तो डेफिनेशन के लिए सारे के सारे काम कर रहे हैं। तो सुनिए, मान लीजिए कि आपके पास इस तरह का अरेंजमेंट है। ये कोई पॉइंट है O। पॉइंट O वो है जिसके अबाउट हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना है। दिस इज पॉइंट अबाउट विच एंगुलर मोमेंटम इज टू बी फाउंड। जैसे बेटा टॉर्क भी तो किसी न किसी पॉइंट के बाद फाउंड करते थे ना, वैसे बेटा यहां पर कोई पार्टिकल है बेटा, यहां कहीं है, m मास का पार्टिकल है। इसकी पोजीशन बेटा मान लीजिए कि ऐसे है r वेक्टर, पोजीशन वेक्टर बेटा ऐसे है। टेल कहां पर और हेड कहां पर? जिसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है वहां पर हेड आएगा, जिस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है वहां पर टेल आएगा। ठीक है, और इस पार्टिकल के पास मान लीजिए बेटा सामने की तरफ वेलोसिटी है v। r वेक्टर और v वेक्टर के बीच में जो एंगल है दिस इज थीटा। m मास के पार्टिकल के पास वेलोसिटी है v और m मास के पार्टिकल के पास o पॉइंट के अबाउट पोजीशन वेक्टर है r वेक्टर। ठीक है, देन angular momentum about point O is simply defined as r cross p. Is defined as r cross p. P is your linear momentum. That is r cross m. That is m को हम बाहर निकाल लें. That is simply m into r cross p. That is m into r. इसको और बढ़िया से लिखना चाहो बिल्कुल लिख सकते हो, लेकिन हमारी बेसिक डेफिनेशन ये है, हम इस बेसिक डेफिनेशन के आस पड़ोस में सारी कहानी बना लेंगे, चिंता वाली बात ही नहीं है। सबसे पहली बात बेटा बताओ, ये एंगुलर मोमेंटम वेक्टर है या स्केलर है? आप बोला ऑफ कोर्स वेक्टर है। दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑल्सो नोन एज वेक्टर प्रोडक्ट, सो ऑफ कोर्स द रिजल्टेंट इज वेक्टर। तो हमारा जो एंगुलर मोमेंटम है इट इज गोइंग टू बी ए वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, तो इस वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन किस तरफ है? तो आप कहोगे सर क्रॉस प्रोडक्ट के हिसाब से अगर देखें तो ये जो एंगुलर मोमेंटम आएगा ये r वेक्टर और v वेक्टर के परपेंडिकुलर आएगा।
आर वेक्टर के भी परपेंडिकुलर आएगा और वी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर आएगा, बल्कि हम तो ऐसा कह सकते हैं कि जिस प्लेन में आर वेक्टर और वी वेक्टर है उस प्लेन के भी परपेंडिकुलर आएगा। तो ऐसे लिख दो कि हमारा जो एंगुलर मोमेंटम होगा इट इज परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर, एंगुलर मोमेंटम इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर, और अगर अलग शब्दों में कहूं तो ऐसे कह दो कि एंगुलर मोमेंटम विल बी परपेंडिकुलर to the plane containing r vector and v vector। जिस प्लेन में आपके r वेक्टर और v वेक्टर है उस प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा आपका एंगुलर मोमेंटम। अब जरा चेक करो कि हमारे r वेक्टर और v वेक्टर से कैसे हम एंगुलर डायरेक्शन निकाल सकते हैं। सुनना बेटा, m इंटू आर क्रॉस वी, आर की तरफ पहले उंगलियां ले जाओ, ले गए, वी है आपका ऐसे ऐसे, आर क्रॉस वी करो, अगर ऐसे करूंगा थोड़ा ऑफ कोर्स उंगलियां टूट जाएंगी, तो एक काम करो आर की तरफ उंगलियां ले जाओ ऐसे, ले गया, वी है ऐसे, आई होप बेटा क्रॉस वर्ड करना आता होगा, आर क्रॉस वी करना है तो वी की तरफ उंगलियां कर्ल करो, अंगूठा आ गया अंदर की तरफ तो एंगुलर मोमेंटम है अंदर की तरफ, तो इस केस में एंगुलर मोमेंटम है अंदर की तरफ। सर एंगुलर मोमेंटम अंदर की तरफ है, इस बात का अर्थ यह है क्या कि पार्टिकल अंदर जा रहा है? नहीं बेटा, ऐसा कोई अर्थ नहीं है। अंदर की तरफ है इस बात का मतलब यह है कि इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में पार्टिकल क्लॉकवाइज जा रहा है। सर क्लॉकवाइज और अंदर की तरफ एक ही बात है क्या? बिल्कुल, बल्कि हमने इस तरह के वेक्टर्स का एक स्पेसिफिकली नाम निकाला था बेटा, एक्सियल वेक्टर्स। तो आप कह सकते हो कि ये हमारा एक एक्सियल वेक्टर है जिसमें वेक्टर जो आएगा वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा जिस प्लेन के अंदर मोशन चल रहा है। तो मोशन चल रहा है इस प्लेन में और ओ पॉइंट के अबाउट ये वाला जो पार्टिकल है सामने जा रहा है, तो आप ऐसे घुमा सकते हो यूं ऐसा। अगर ये वेलोसिटी यूं होती तो मैं हाथ ऐसे घुमाता और बोलता कि ये एंटी क्लॉकवाइज है, वेलोसिटी है सामने तो हाथ घुमा दो ऐसे, बड़ा ये क्लॉकवाइज है। ठीक है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बोलना या बेटा अंदर की तरफ और बाहर की तरफ बोलना एक ही बात है। आपको बार बार याद करा चुका हूं कि क्लॉकवाइज बोल दो और अंदर की तरफ बोल दो एक बात है, एंटी क्लॉकवाइज बोल दो और बाहर की तरफ बोल दो एक ही बात है। एंड दीज काइंड ऑफ वेक्टर्स आर ऑफ कोर्स नोन एज योर एक्सियल वेक्टर्स। आई होप इट विल वर्क। हमने बड़ा खूब सारी बातें कर ली इसमें, क्या नाम है इसका, ये डायरेक्शन वगैरह को लेकर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट विल बी द यूनिट। यूनिट विल बी केजी मीटर इंटू मीटर पर सेकेंड, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। व्हाट विल बी द डायमेंशन। केजी इज ऑफ कोर्स मास, मीटर स्क्वायर इज ऑफ कोर्स लेंथ का स्क्वायर अपॉन टी, तो टी की पावर माइनस। द डायमेंशन इज ml/t-1। दिस इज अवर डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। आई होप इट विल वर्क, है ना। चलिए, हमने वेक्टर फॉर्म में बातें की हैं, हम इसको थोड़ा सा और देखते हैं और एक दो बातें अपन और सीखने की कोशिश करते हैं। चलिए बच्चों, खास तौर से मैग्नीट्यूड के बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। हमने अभी देखा कि एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में आया m इंटू आर क्रॉस वी। एज यू नो दैट कि इट्स मैग्नीट्यूड कैन बी रिटन एज mrv sin थीटा। दैट इज mrv sin थीटा। मैं इसका पूरा और थोड़ा डिटेल में देख लेंगे, पहले सुनो इस बात को। अगर आपका कभी थीटा 0 या थीटा पाई हुआ 180 डिग्री हुआ, तो उस केस में आपका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो 0 होगा। अब जरा सोचो ना, थीटा 0 होने का अर्थ क्या है। थीटा 0 होने का अर्थ यह कि वेलोसिटी वेक्टर और आर वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है। आर वेक्टर तो ऐसे है ही, और पार्टिकल के पास वेलोसिटी भी अगर ऐसे होती, वेलोसिटी अगर ऐसे होती तो लाइन ऑफ मोशन वुड हैव पास्ड थ्रू पॉइंट O, और एंगुलर मोमेंटम बाय डेफिनेशन कितना आता? 0। बिल्कुल वैसे जैसे टॉर्क निकालते वक्त लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स अगर पॉइंट O से गुजरती थी तो उसका टॉर्क क्या करता था? 0। उसी तरह से अगर पार्टिकल के पास वेलोसिटी ऐसे है तो लाइन ऑफ मोशन इज पासिंग थ्रू पॉइंट O एंड वी कैन से दैट कि एंगुलर मोमेंटम विल बी 0। इन द सेम वे
अगर आपका थीटा पाई होता, थीटा पाई होने का मतलब क्या है कि आर वेक्टर तो होता ऐसे और वी वेक्टर होता उसके अपोजिट, उस केस में भी बेटा साइन पाई ऑल्सो कम्स आउट टू बी जीरो, एंगुलर टर्म कम्स आउट टू बी जीरो। इन दोनों बातों को अलग अलग याद रखने से अच्छा है कि ऐसे याद रख लूं, ऐसे याद रख लूं कि जब भी आपका लाइन ऑफ मोशन पॉइंट ओ से गुजरेगा तो ओ के अबाउट आपका एंगुलर मोमेंटम जीरो आएगा। जब भी आपका लाइन ऑफ मोशन पॉइंट ओ से गुजरेगा तो ओ के अबाउट एंगुलर मोमेंटम जीरो आएगा। आप कह सकते हो कि इफ line of motion passes through point O, then angular momentum about point O will be zero, will be zero। अच्छी बात है बेटा। अब मैं फॉर्मूले पे हल्का सा, ये पॉइंट हालांकि थोड़ा रिपीटेटिव लग रहा होगा, बस इतना सा फर्क बेटा, वहाँ पर फोर्स था, यहाँ पर वेलोसिटी है, वहाँ पर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स था, यहाँ पर लाइन ऑफ मोशन है, तो थोड़ा रिलेट तो आप लोग मेरे ख्याल से कर पा रहे होंगे, आपको दिक्कत नहीं आ रही क्या? इसी बात को मैं थोड़ा सा और एक तरह से बोल सकता हूँ, दैट इज एम इंटू आर इंटू वी साइन थीटा। ऐसे कैसे बोल सकता हूँ? आप सुनना बेटा, वी के दो कंपोनेंट आएंगे, v का एक कंपोनेंट आएगा इस तरफ v cos थीटा, जिसे मैं v पैरेलल कह दूं, और v का एक कंपोनेंट आएगा ऐसे बेटा जिसे मैं v sin थीटा कह दूं, मतलब v परपेंडिकुलर कह दूं। ये फॉर्मूला कह रहा है कि एंगुलर मोमेंटम कैन बी रिटन एज मास डिस्टेंस पूरी इनटू v परपेंडिकुलर। v परपेंडिकुलर मतलब v परपेंडिकुलर दोनों को जोड़ने वाले लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी है वो। लो बेटा, ऐसे कह सकते हो सर इस v cos थीटा के कारण एंगुलर मोमेंटम क्यों नहीं आया? बेटा जो v cos थीटा है ये तो ऑफ कोर्स बेटा कहाँ से पास हो रहा है, ओ से पास हो रहा है। इससे बेटर अगर जानना चाहते तो कहूँगा बेटा इसको ऐसे लिख, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू m इंटू वी इंटू आर साइन थीटा। व्हाट इज दिस आर साइन थीटा? वी कैन थिंक ऑफ r sin theta is basically if this angle is theta, this angle is theta, sorry, this angle is theta, this is r, this is r, this length is r cos theta, this length is r sin theta। तो अगर ये परपेंडिकुलर है, तो अगर ये r है, ये r cos theta है, तो ये जो लेंथ है ये आपके पास r sin theta है, या ये डिस्टेंस आपके पास r परपेंडिकुलर है। तो आप ये भी कह सकते हो कि मेरे पास एंगुलर मोमेंटम का एक फॉर्मूला और आ गया, दैट इज m इंटू वी इंटू आर परपेंडिकुलर। व्हाट डज दिस आर परपेंडिकुलर मीन्स? आर परपेंडिकुलर मीन्स कि जिस पॉइंट से आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है वहां से जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसकी लाइन ऑफ मोशन तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस लाइन को तुम नाम निकाल सकते हो बेटा लाइन ऑफ मोशन। बेटा फुल फॉर्म मैंने वहां पर लिखी हुई है, यहाँ पर मैं LOM लिख देता हूँ। जो भी लाइन ऑफ मोशन है वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मुझे बेटा ये वाला फॉर्मूला थोड़ा सा पसंद है, ठीक है। बाकी तीनों ही फॉर्मूले अच्छे हैं और तीनों ही फॉर्मूले काफी हद तक जैसे हमारे टॉर्क के फॉर्मूले आए थे मोर और लेस वैसे से ही बेटा ये वाले फॉर्मूले आए हैं। तो ऐसा कुछ आपको ऐसा अलग से लगा नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। आगे चलिए, नेक्स्ट अगली बात डिस्कस करते हैं। चलिए बेटा, हमने वेक्टर में, मैग्नीट्यूड में हर तरह से देख लिया। अब एक सवाल करते हैं, बढ़िया सवाल है। सवाल में पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, चिंता मत करो, सारी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी कि एंगुलर मोमेंटम में क्या क्या बातें पूछ सकते हैं, सारी प्रैक्टिस हो ही जाएगी। आपके पास ये बेटा वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और ये एक m मास का पार्टिकल है जिसको मैंने शुरुआत में u वेलोसिटी से फेंक दिया है, और ये वाला एंगल है थीटा। और पार्टिकल जो है वो यूं चलते चलते चलते, ऑफ कोर्स प्रोजेक्टाइल मोशन बेटा, जिस पॉइंट से फेंका है वो बड़ा पॉइंट है ओ, मैं इसका नाम भी निकाल देता हूं, दैट इज पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन।
दैट इज पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, दैट इज पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। अब सवाल है फाइंड एंगुलर मोमेंटम। बड़ा वेक्टर फॉर्म में निकाला तो और अच्छी बात है। अबाउट पॉइंट ओ, बड़ा पॉइंट ओ मीन्स पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। बड़ा इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम निकालना है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के अबाउट व्हेन, पहला सवाल, पार्टिकल इज एट हाईएस्ट पॉइंट, जब पार्टिकल बड़ा सबसे ऊपर होगा उस टाइम। दूसरा, पार्टिकल इज अबाउट टू strike the ground। तीसरा, at any time t, बड़ा किसी भी टाइम t पर। चलो करते हैं आराम आराम से। सबसे पहला, जब पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पे होगा, बड़ा जब पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पे होगा तो पार्टिकल के पास वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगी। एंड एज यू नो इट, एज यू रिमेंबर इट वेरी वेल कि वेलोसिटी विल बी u cos थीटा। वेलोसिटी होगी सामने की तरफ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमारा लाइन ऑफ मोशन है। ठीक है ना। इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो एंगुलर मोमेंटम आएगा मास। वेलोसिटी बेटा पूरी लिखो, वेलोसिटी u नहीं है, u cos थीटा है। और लाइन ऑफ मोशन की जे इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंड आई एज आई कैन से कि दिस डिस्टेंस इज ऑफ कोर्स h। मेरे बच्चे शायद याद रखते हैं कि h का फॉर्मूला क्या था। h का शायद फॉर्मूला था u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। बढ़िया लग रहा है। तो मेरे पास एंगुलर मोमेंटम आ गया m u क्यूब साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा अपॉन 2g। लेट मी सी वंस अगेन, m u क्यूब कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। दिस इज द एंगुलर मोमेंटम। बट बच्चा कहते हैं मुझे डायरेक्शन के साथ लिखना है। लिखो ना, डायरेक्शन के साथ लिखो। दो तरीके से लिख सकते हो, सुनना। मुझे इस O पॉइंट की बोर्ड निकालना है। पार्टिकल के पास वेलोसिटी है ऐसे यूं, तो एक काम कर, वेलोसिटी है सामने, तो सामने की तरफ हाथ ले जा और सामने की तरफ हाथ ले जाते ले जाते ले जाते O पॉइंट पर घुमा दे। और जैसे O पॉइंट के अबाउट घुमाया बेटा, कैसे आया? क्लॉकवाइज। देन आंसर में क्लॉकवाइज तो लिख नहीं सकता, मुझे तो आंसर आई कैप जे कैप में चाहिए। तो आप बोलोगे सर क्लॉकवाइज मीन्स, याद करो बेटा, क्लॉकवाइज मीन्स, अगर कोई क्लॉकवाइज है इट मीन्स इनवर्ड्स। इनवर्ड्स, ये अगर x है, ये y है, तो ये z है। अंदर की तरफ कौन है? माइनस z। तो अंदर की तरफ अगर डायरेक्शन लिख रहे हो तो डायरेक्शन के साथ बेटा माइनस के कैप भी लगा दें। तो एंगुलर मोमेंटम अगर डायरेक्शन के साथ चाहिए तो माइनस के कैप और लगा दो। आपको अगर ये टफ लगा हो, मैं तो चाहता हूँ कि आपको सारा ही आए, लेकिन अगर आपको ये टफ लगा हो तो मैं एक तरीका और बताता हूँ कि बेटा वही कर ले, r क्रॉस v। तो आप बोलोगे सर इस पॉइंट की बोर्ड एंगुलर मोमेंटम निकालना है, m मास का पार्टिकल यहां पहुंच गया है, तो ऑफ कोर्स ये है हमारा r वेक्टर, ये है हमारा r वेक्टर, ये है हमारा v वेक्टर। एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन होगी r क्रॉस v। r की तरफ हाथ ले जाओ, v की तरफ उंगलियां कर्ल करो, अंगूठा आ गया अंदर की तरफ, और अंदर की तरफ कौन है? अंदर की तरफ है माइनस z एक्सिस, दैट इज माइनस के कैप। आई होप यू गेट द पॉइंट। आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट, अगला सवाल कि जब जस्ट स्ट्राइक कर रहा है उस टाइम क्या होगा? देखना बच्चों, जिस टाइम आपका ये पार्टिकल जस्ट स्ट्राइक कर रहा है तो मेरे बच्चे जानते हैं कि स्पीड तो यू ही होगी, और स्ट्राइक करते वक्त बड़ा स्पीड भी थीटा होगी। ठीक है, एक तरीका तो वापस से वही है कि एंगुलर मोमेंटम इज मास इनटू स्पीड, और जिस तरफ बड़ा वेलोसिटी है उस लाइन को यूं खींच लो ऐसे,
जिस तरफ वेलोसिटी है उस लाइन को पीछे की तरफ खींच लो ऐसे। दिस लाइन इज नोन एज लाइन ऑफ मोशन। दिस इज नोन एज लाइन ऑफ मोशन। फॉर्मूला क्या होता है बेटा? फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी इंटू आर परपेंडिकुलर। ये होता है फॉर्मूला। तो मास ठीक है, वेलोसिटी यू ही है बेटा टकराते वक्त, आर परपेंडिकुलर क्या होगी? तो ये जो लाइन ऑफ मोशन है यहां से उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ले बेटा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी जरा चेक करना। तो बेटा मेरे पास एक प्लान है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है उसको शायद हम हॉरिजॉन्टल रेंज कहा करते थे, और हम देख पा रहे हैं कि बेटा ये वाला जो एंगल है ये थीटा है, ये वाला एंगल थीटा नहीं है, ये वाला एंगल तो बेटा 90 माइनस थीटा है। थीटा तो ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन था, ठीक है। ये वाला जो एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल, अच्छा ये अगर आपको कंफ्यूजन है मैं वापस बना देता हूँ, मैं बेटा वापस बना देता हूँ। हो सकता है कि थोड़ा बेटा ऐसे आपको कंफ्यूजन आ गया हो कि सर कौन सा थीटा कौन सा 90 माइनस थीटा, तो मैं एक बार डायग्राम वापस बना देता हूँ, नो बिग इशू। सुनिएगा, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, बेटा बॉल ऐसे गई, ठीक है। ये एंगल आपका थीटा, तो ये एंगल भी आपका थीटा। टकराते वक्त बेटा ऑफ कोर्स स्पीड होगी u। मैं इस u को पीछे की तरफ खींच रहा हूं। दिस लाइन इज नोन एज लाइन ऑफ मोशन। इस पॉइंट के अबाउट लिखना है तो यहां से परपेंडिकुलर खींच दो। आप बोलोगे सर खींच गई परपेंडिकुलर को। ये डिस्टेंस हम जानते हैं बेटा कितनी है r, ये एंगल कितना है थीटा, तो ऑफ कोर्स ये वाला एंगल कितना है 90 माइनस थीटा। थीटा तो बेटा ये वाला एंगल था, ये 90। अगर ये r है तो ऑफ कोर्स ये r cos थीटा है, और ये डिस्टेंस आपके पास कैपिटल R का साइन थीटा है। क्या फॉर्मूला था एंगुलर मोमेंटम का? तो इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला गया मास, वेलोसिटी पूरी, और इस लाइन ऑफ मोशन की यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज r sin थीटा। m ठीक, u ठीक, r सवाल में दिया थोड़ी है, लिखो उसे यार। r का फॉर्मूला क्या था, रेंज का फॉर्मूला क्या था? रेंज का फॉर्मूला था u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g इंटू साइन थीटा। फेयर इनफ, ये आ गया हमारा एंगुलर मोमेंटम। कोई बच्चा कहते कि सर हम इसमें वो वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते क्या कि एंगुलर मोमेंटम इज मास इंटू आर इंटू वी परपेंडिकुलर? सर वो नहीं यूज कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं, मना थोड़ी बेटा। इस वी के दो कंपोनेंट आएंगे, अगर ये वाला एंगल थीटा, ये वाला एंगल थीटा, इस तरफ आएगा बेटा वेलोसिटी u थी ना, तो u cos थीटा, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा u sin थीटा। आप कह सकते हो कि u sin थीटा के कारण तो कोई एंगुलर मोमेंटम नहीं आएगा, वो तो बेटा इस पॉइंट से पास होगा। सिर्फ और सिर्फ किसके कारण आएगा? जो परपेंडिकुलर है, दैट इज u sin। आप कह सकते हो कि इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम आएगा मास, डिस्टेंस पूरी r इंटू वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो दोनों को जोड़ने वाले लाइन के परपेंडिकुलर है, एंड वी नो दैट कि दैट इज u sin थीटा। वही आंसर बेटा आपसे आ गया। जैसे सोचो, कैसे सोच लो बेटा, मैंने तो दोनों तरह से बता दिया। सर डायरेक्शन तो बताई नहीं आपने। अरे यार बेटा डायरेक्शन बतानी पड़ेगी क्या? इस पॉइंट की अबाउट निकालना है, वेलोसिटी है u है तो घुमा दे, घुमा दिया बेटा। कैसे आ रहा है, कैसे आ रहा है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब इनवर्ड्स। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, तो अंदर कौन है? माइनस जेड एक्सिस, माइनस के कैप। तो आप कह सकते हो कि सर एंगुलर मोमेंटम इज माइनस एम यू आर साइन थीटा के कैप। दिस इज योर आंसर। जस्ट राइट द वैल्यू ऑफ आर। आर इज योर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। के कैप बेटा एक तरीके से और कह सकते हो कि सर दैट इज आर क्रॉस वी। ये पोजीशन वेक्टर, ये वेलोसिटी वेक्टर। आर ऐसे, वी ऐसे, तो आर की तरफ राइट हैंड ले जाओ, वी की तरफ उंगलियां कर्ल कर दो, अंगूठा आ गया अंदर की तरफ, सीधा अंदर की तरफ माइनस के कैप बोल दो। मर्जी बेटा आपकी, उसमें कोई इतना लोड होना नहीं चाहिए, है ना। आप जैसे चाहो वैसे कह सकते हो, इसमें कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। आगे चलिए बच्चों,
नेक्स्ट इज, आगे चलिए बच्चों, लास्ट सवाल। मैंने किसी टाइम टी पर पूछ लिया आपसे, अब यार किसी टाइम टी पर पार्टिकल कहां होगा, क्या एंगल होगा, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इससे अच्छा एक काम करो, आप सीधा ही बोल दो कि सर किसी भी टाइम टी पर एंगुलर मोमेंटम होगा m इंटू आर क्रॉस v। अब किसी भी टाइम पर पार्टिकल जो जा रहा है, मान लीजिए बेटा यहां कहीं हुआ, तो इस यहां कहीं हुआ, लेट्स द कोऑर्डिनेट्स आर x, y, सो उसकी r वेक्टर तो आएगी ऐसे, r वेक्टर विल बी ऑफ कोर्स x i कैप प्लस y j कैप। इस पार्टिकल के पास वेलोसिटी होगी ऐसे, अगेन बेटा उसके दो कंपोनेंट आएंगे vx i कैप vy j कैप। तो आप कह सकते हो कि m इंटू r वेक्टर इज x i कैप प्लस y j कैप का क्रॉस प्रोडक्ट विथ वेलोसिटी, वेलोसिटी इज ऑफ कोर्स vx का i कैप प्लस vy का j कैप। दिस इज द आंसर। सिर्फ वैल्यूज तो पुट करनी है, करते हैं बेटा। m बाहर निकाल लो, i क्रॉस i 0, i क्रॉस j बेटा क्या होता है k कैप, तो आप कह सकते हो x vy k कैप, j क्रॉस i माइनस k कैप, तो माइनस y टाइम्स vx k कैप, j क्रॉस j वापस से 0। सिर्फ वैल्यूज रखनी है, अगर आपको नहीं आता मैं लिख देता हूं बेटा वैल्यूज। तो हाँ बताइए, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, मास इनटू, अरे बड़ा सा एक्सप्रेशन बेटा, के कैप बाहर निकाल लो, x इंटू वी वाई। बेटा किसी भी टाइम पर प्रोजेक्टाइल मोशन में x कोऑर्डिनेट क्या होता है, आई रियली होप आप लोगों को याद होगा, u cos थीटा इंटू टी। किसी भी टाइम पर y डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी, y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी थी u sin थीटा, एक्सेलरेशन था नीचे की तरफ g, तो y डायरेक्शन में किसी भी टाइम पर वेलोसिटी होगी u sin थीटा माइनस जी टी, माइनस किसी भी टाइम पर y कोऑर्डिनेट क्या होगा, याद करो y कोऑर्डिनेट होगा इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन इनटू टाइम प्लस हाफ इनटू एक्सेलरेशन अलोंग y डायरेक्शन इनटू t का स्क्वायर। व्हाट इज वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस पूरे रास्ते कांस्टेंट है, कितनी है बेटा, u cos थीटा। तो ये बेटा मेरे को याद थे, आपको भी याद होंगे, सिर्फ और सिर्फ ऐसे वैल्यूज पटकनी है। वैल्यूज पटकते बेटा तुम्हारा, वैल्यूज क्या पटक दी, पटक दो सवाल। मैंने सारे के सारे काम कर तो दिए इसके अंदर, बस इसको सिंप्लीफाई करके अगर कोई टर्म्स कैंसिल वैंसिल होती हो कर देना बेटा, है कि नहीं। और अगर आपने इसी टी के अंदर u sin थीटा अपॉन g, u sin थीटा बेटा g कौन सा टाइम होता है, जब पार्टिकल सबसे ऊपर होता है। अगर आपने इसी टाइम t में t को u sin थीटा बाई g रखा तो आपका पहले वाले सवाल का आंसर आ जाएगा। जब पार्टिकल टकराने वाला है उस टाइम पर टाइम होता था 2u sin थीटा अपॉन g, जैसे आप t को 2u sin थीटा अपॉन g रखोगे आपका आंसर वो आ जाएगा जो बेटा अपना सेकंड पार्ट का था। ठीक है, ये तो जनरल है अपना आंसर, है ना। तो किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर आपको एंगुलर मोमेंटम लिखना हो बेटा, बड़े आराम से इस तरह से लिखें, याद करें, ठीक है। मैंने बेटा काफी ज्यादा समय ले लिया इसमें पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम में। आगे बढ़ते हैं यार, हमारे काम की जो चीज है वो है एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्सिस। नेक्स्ट इज बेटा एल वेक्टर लिख दूं, एल वेक्टर ऑब्वियसली मींस एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्सिस, ये है हमारे काम की चीज। तो हालांकि आप लोग इस बात को जानते हो बेटा कि मैं इस बात को कैसे इंट्रोड्यूस करने वाला हूं। मैंने पॉइंट की वर्ड बता दिया, अब मैं एक्सिस की वर्ड बताने जाऊंगा, तो कैसे बताऊंगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे बेटा, ठीक है मैंने टॉर्क का बताया था, ठीक है वैसे ही बताऊंगा बेटा, आप कर लोगे, आप समझ जाओगे सारी बात। अगर आपको किसी एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना हो तो आप एक काम करो, उस एक्सिस पर मैं वापस से सारी बात लिखाऊंगा नहीं बेटा, मैं आपको टॉर्क में लिखा चुका हूँ सारी बातें ना, मैं जो फाइनल पॉइंट है वही लिखा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि पॉइंट रिपीटेटिव है, आपको पता दिख जाएगा कि हाँ यार सर तो रिपीट कर रहे हैं बातों को, सर ने टॉर्क में भी वही बोला, अभी भी वही बोल रहे हैं, वो बड़ा पिछला सवाल तो इंपॉर्टेंट था इसलिए मैं करा दिया, लेकिन बात तो रिपीटेटिव सी है ना। तो हाँ
अगर आपको किसी एक्सिस के अबाउट अगर एंगुलर मोमेंटम लिखना है तो एक काम करो कि एक्सिस पर अपनी मर्जी से कोई पॉइंट ले लो और उसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिख लो। भाई पॉइंट की बात तो आपको लिखना आता ही है। अब उस एंगुलर मोमेंटम का मतलब पॉइंट के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम है उसका वो कंपोनेंट जो एक्सिस के अलोंग है, दैट कंपोनेंट इज डिफाइंड एज एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्सिस। बस इतना सा काम है। मैं फिर से बोलता हूं, किसी एक्सिस के अबाउट अगर एंगुलर मोमेंटम निकालना हो तो उस एक्सिस पर तुम्हारी मर्जी से कोई पॉइंट चूज कर लो, तुम्हारी मर्जी से कोई पॉइंट चूज कर लो और उस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकाल लो। उस पॉइंट के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम आया है उसका वो कंपोनेंट जो एक्सिस के पैरेलल हो, दैट कंपोनेंट इज डिफाइंड एज एंगुलर मोमेंटम अबाउट एन एक्सिस। बट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। मैं तो सिंपली 3 पॉइंट से काम चला लूंगा। मेरा तो इन 3 पॉइंट से काम चल जाएगा। पहला ये कि अगर ये एक्सिस है और अगर ये पार्टिकल है जिसका मास है m और इसके पास वेलोसिटी है v, तो अगर इसका लाइन ऑफ मोशन एक्सिस के किसी भी पॉइंट से पास हुआ तो उस केस में जो आपका एंगुलर मोमेंटम आएगा वो आएगा 0। याद करो बेटा, एग्जैक्टली यही पॉइंट आपका टॉर्क में था। उसमें था कि अगर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एक्सिस के किसी पॉइंट से पास होगा तो टॉर्क 0 होगा। यहां पर मैं कह रहा हूं कि अगर लाइन ऑफ मोशन अगर एक्सिस से पास हुआ तो एंगुलर मोमेंटम 0 होगा। इफ line of motion passes through any point on axis, then its angular momentum will be 0. दूसरा पॉइंट भी रिपीटेटिव। अगर आपके पास ये एक्सिस और पार्टिकल के पास वेलोसिटी अगर एक्सिस के पैरेलल है, चाहे यू हो चाहे यू, तो अगेन आपका जो एंगुलर मोमेंटम आएगा बेटा दैट विल बी 0। ऐसे टॉर्क में था बेटा, इफ लाइन ऑफ मोशन इज पैरेलल टू एक्सिस, comma, then its angular momentum is 0. Last but not the least, सबसे इंपॉर्टेंट, आप मनी मन शायद स्क्यू लाइंस बोल रहे होंगे, बेटा बोल रहे हो ना, यही स्क्यू लाइंस हम लोगों ने पहले बोली थी। अब ऐसा अरेंजमेंट है, तीसरा रिपीटेटिव है बेटा, ये आपकी एक्सिस है और ये आपके पास m मास का पार्टिकल है जिसके पास वेलोसिटी v है और ये इसकी लाइन ऑफ मोशन है। नाउ दीज आर स्क्यू लाइंस, दीज लाइंस आर नोन एज स्क्यू लाइंस, और इन दोनों स्क्यू लाइंस के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है r परपेंडिकुलर। तो एंगुलर मोमेंटम इज ऑब्वियसली m इंटू वी इंटू r परपेंडिकुलर। सिंपल। दोनों स्क्यू लाइंस के बीच का सेपरेशन, स्क्यू लाइंस कौन सी आपकी एक्सिस और आपका जो लाइन ऑफ मोशन बढ़ा हुआ है दैट इज m इंटू वी इंटू r परपेंडिकुलर। व्हाट इज r परपेंडिकुलर? दिस डिस्टेंस इज योर r परपेंडिकुलर। बस बिल्कुल सिंपल काम है हमारा, बड़े आराम से इससे काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए बेटा, अब मैं एक छोटी सी डेरिवेशन कराता हूं और इसी डेरिवेशन के बहाने मैं थोड़ी प्रैक्टिस भी करा दूंगा कि कैसे हम एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं, है कि नहीं। तो सुनिएगा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी परफॉर्मिंग प्योर रोटेशनल मोशन। कोई बॉडी अगर प्योर रोटेशनल मोशन कर रही है तो उस प्योर रोटेशनल मोशन करने वाली बॉडी का एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखते हैं, देखिए बेटा।
हल्की सी ही डेरिवेशन है, अच्छी सी है, हम याद रखेंगे उसके बाद यार, है ना, अपन फिर याद रखेंगे उसको। जैसे बड़ा मान लीजिए कि आपके पास ये कोई बॉडी है, ये कोई फिक्स्ड एक्सिस है, प्योर रोटेशनल मोशन के अंदर आपकी जो एक्सिस होती है बड़ा ये मूव नहीं करती है, एक्सिस आपकी फिक्स रहती है, और ये बड़ी सी रिजिड बॉडी है, और ये बड़ी सी रिजिड बॉडी इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा से घूम रही है। घूम तो ऐसे रही है, लेकिन ओमेगा एक्सियल वेक्टर है, उसकी डायरेक्शन है, ओमेगा है ऐसे, हाथ घुमाओ ऐसे, तो ओमेगा की डायरेक्शन है अपवर्ड्स। तो आप कह सकते हो कि ओमेगा की डायरेक्शन ऐसे ऊपर की तरफ है। ठीक है, अब बेटा सारे के सारे पार्टिकल चक्कर काट रहे हैं अलग अलग रेडियस में, डिफरेंट रेडियस में। मान लीजिए कि कोई m1 मास का पार्टिकल है, वो एक्सिस से r1 डिस्टेंस पे है, तो ऑफ कोर्स वो ऐसे चक्कर काट रहा होगा। इस टाइम पर उसके पास वेलोसिटी है अंदर की तरफ, और जो वेलोसिटी है उसकी वैल्यू है, मैं क्रॉस लिख दूं बेटा, उसकी वैल्यू है ओमेगा इंटू r1। फेयर इनफ। इसी तरह से मान लीजिए कि यहां से एक्सिस से r2 डिस्टेंस दूर एक m2 मास का पार्टिकल है, इसके पास ऑफ कोर्स वेलोसिटी है बाहर की तरफ, मैं उसको डॉट लगा दूं और उसकी वेलोसिटी है v2 इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू r2। ठीक है, यहां कहीं मैं अगर एक m3 मास का पार्टिकल ले लूं तो इट इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन ऑफ रेडियस r3 and its velocity is of course at this time inwards, अंदर की तरफ क्रॉस, and that is v3, that is omega into r3। मैं इस पूरी की पूरी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम लिखना चाहता हूं, तो एंगुलर मोमेंटम इज m1 पहले वाले पार्टिकल का, उसकी वेलोसिटी है ऐसे अंदर की तरफ अबाउट दिस एक्सिस। Are these two skew lines? Of course. What is the separation between these two skew lines? तो आपको से that is r1। बताऊंगा mass into velocity into perpendicular distance। डायरेक्शन और ध्यान रखो, आप से डायरेक्शन ध्यान है r क्रॉस v। दिस इज r वेक्टर, दिस इज v वेक्टर। r ऐसे v ऐसे, r क्रॉस v करना, r की तरफ हाथ ले गए, v की तरफ उंगलियां कर्ल कर गई, अंगूठा आ गया ऊपर की तरफ। ध्यान रखना कि एंगुलर मोमेंटम आ रहा है ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ ही आपकी एंगुलर वेलोसिटी है, याद रखना। प्लस दूसरे पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम, मास है m2, वेलोसिटी है v2 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है r2। समझ तो आ गया होगा? नहीं समझ में आया तो फिर से रिपीट करता हूं। ये रही एक्सिस, इस पार्टिकल के पास वेलोसिटी है ऐसे। Are these two skew lines? Of course. What is the separation between these two skew lines? R2. So angular momentum is mass into velocity multiplied by इन दोनों skew lines के बीच का separation. What is the direction? Direction आप बोलोगे सर एक्सिस के अबाउट इसकी पोजीशन r वेक्टर ऐसे, वेलोसिटी वेक्टर ऐसे, r की तरफ हाथ ले जाओ, वेलोसिटी की तरफ उंगलियां घुमाओ, अंगूठा आ गया ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ ही आपकी एंगुलर वेलोसिटी है। सेम डायरेक्शन है तो ऐड करते रहो, अपोजिट होता तो माइनस करते, सेम है तो ऐड करो। प्लस सेम कहानी बेटा, मास है m3, वेलोसिटी है v3, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है r3, और रही बात डायरेक्शन की तो r वेक्टर इज लाइक दिस, v वेक्टर इज लाइक दिस, r क्रॉस डायरेक्शन इज लाइक अपवर्ड्स। जोड़ दो बेटा सबको, डायरेक्शन याद रखना, ठीक। इट कैन बी रिटन एज m1, v1 can be written as omega into r1, m2, v2 can be written as omega into r2, m3 omega into r3 का स्क्वायर, प्लस नेट एंगुलर मोमेंटम लिखना हो तो आप बोल देना कि इट इज m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस 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 इंटू ओमेगा। यार ये देखा देखा लग रहा है, ये थोड़ा याद आ रहा है, ये तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो आप कह सकते हो कि एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू आई इंटू ओमेगा।
सर ये तो स्केलर है, वेक्टर में लिखो ना। डायरेक्शन बार बार याद करो, डायरेक्शन किस तरफ आई थी, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ एक वेक्टर और है, कौन सा, ओमेगा वेक्टर। ओमेगा वेक्टर की तरफ अगर डायरेक्शन लिखना हो तो ओमेगा कैप लिख दो, यूनिट वेक्टर, ठीक है। ओमेगा इंटू ओमेगा कैप, तो मेरे बच्चे बोले सर ओमेगा इंटू ओमेगा कैप इज ऑफ कोर्स ओमेगा वेक्टर। तो एंगुलर मोमेंटम का बड़ा बड़ा प्यारा सा फॉर्मूला आ गया, दैट इज इक्वल्स टू आई इंटू ओमेगा। लेकिन ये किसके लिए फॉर्मूला है, जो प्योर रोटेशनल मोशन कर रहे हो उन बॉडीज का है। मैं इस बात को डायरेक्टली भी कह सकता था, लेकिन मैंने प्रूव किया। मैं कारण बता रहा हूँ प्रूव करने के पीछे। मैं डायरेक्टली ऐसा कहता कि देख बेटा, ट्रांसलेशनल मोशन में मोमेंटम था, यहां पर एंगुलर मोमेंटम है। ट्रांसलेशनल मोशन में मास था, यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ट्रांसलेशनल मोशन में वेलोसिटी थी, यहां पर एंगुलर वेलोसिटी है। तो मैं ऐसे भी कह सकता था बेटा, लेकिन मैंने फिर भी पूरा प्रूव किया, ठीक है। प्रूव करने के बहाने हमने देखा कि यार कैसे कैसे स्क्यू लाइंस के बीच में सेपरेशन निकालते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। कौन सा बहुत बड़ा काम था, बट फिर भी देखा उसे। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो आप बोलते बिल्कुल चैप्टर के शुरुआत में आपने प्रूव करा रखी है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। करवाए ना प्रूव। आप इसको ये भी लिख सकते हो, दैट इज आई ओमेगा का स्क्वायर अपॉन 2i। तो आप ये भी कह सकते हो कि इस बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी होगी दैट इज आई ओमेगा, तो हमारा एंगुलर मोमेंटम है, तो दैट इज एल स्क्वायर अपॉन 2i। दैट इज एल स्क्वायर अपॉन 2i। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो एल स्क्वायर अपॉन 2i। बट ऐसे ट्रांसलेशनल मोशन में काइनेटिक एनर्जी अपन लोगों ने पी स्क्वायर अपॉन 2m लिखा था। पी मोमेंटम था, यहां पर एल आपका एंगुलर मोमेंटम है, बट वहां पर मास था, यहां पर आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो एक इस तरह का सा फॉर्मूला है बेटा, याद करोगे तो अच्छा रहेगा, है ना। अच्छा फॉर्मूला है, आप लोग फॉर्मूला याद रखें। मुझे तो बड़ा ठीक है डेरिवेशन करवानी ही थी, बट आप लोग फॉर्मूला भी अगर याद रखोगे तो हमारा काम तो चल जाएगा। अब जैसे चलिए मैं आपसे छोटे छोटे चिन्ने मिन्ने सवाल पूछ रहा हूं, वेरिएबल्स में पूछ रहा हूं बेटा, न्यूमेरिकल में नहीं पूछ रहा, न्यूमेरिकल में टाइम लगता कई बार। फाइंड एंगुलर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। पहला सवाल, आपके पास ये रही एक डिस्क m मास की r रेडियस की यूनिफॉर्म डिस्क है, और इस एक्सिस के अबाउट हमने इसको ओमेगा से घुमा दिया है। तो इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा और इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी, मतलब काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। रोटेशनल बोल दो मत बोलो, एक ही बात बड़ा। मेरे पास अगेन ये एक डिस्क है, m मास की r रेडियस की यूनिफॉर्म डिस्क है, और ये एक्सिस बड़ा उसी प्लेन में है जिस प्लेन में आपकी डिस्क है। इस एक्सिस के अबाउट बड़ा मैं यू घुमा रहा हूँ ओमेगा से। बताओ इसका एंगुलर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी कितनी है। आपके पास बड़ा एक m मास का r रेडियस का होलोस्फीयर है, और ये टेंजेंशियल एक्सिस के अबाउट मैं इसको ओमेगा से घुमा रहा हूं, ठीक है। बड़ा फोर्थ बड़ा मेरे पास एक m मास की स्क्वायर प्लेट है, लेंथ L, और हम इस एक्सिस के अबाउट इसको ओमेगा से घुमा रहे हैं। वैसे सवाल में कुछ खास बात तो है नहीं बेटा, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद है तो सब कुछ याद है। एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा होगा और काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होगी, कोई खास बात तो बेटा है नहीं। अब बस ये देख लेता हूँ कि आप लोगों को आई याद है या नहीं है। चलिए सब लोग आंसर लिखिए इसका फटाफट कॉपी के अंदर। बेटा सभी लोग इसका आंसर लिखिए कॉपी के अंदर।
चलिए बेटा, इस डिस्क का एंगुलर मोमेंटम होगा I इंटू ओमेगा। सेंटर से गुजरने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया था mr²/2, तो यहां के अबाउट होगा mr²/2 प्लस mr²। आई थिंक दैट इज 3/2 mr² इंटू ओमेगा। काइनेटिक एनर्जी इज ऑफ कोर्स हाफ I इज 3/2 mr² इंटू ओमेगा का स्क्वायर। ये बड़ा r रेडियस के डिस्क है। अलोंग डायमीटर इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया था mr²/4, तो यहां के अबाउट होगा mr²/4 प्लस mr²। तो आप कह सकते हो कि एंगुलर मोमेंटम विल बी I इंटू ओमेगा, दैट इज 5 mr²/4 इंटू ओमेगा, एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आएगी हाफ I इज 5/4 mr² इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आगे चलिए बेटा। होलोस्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट 2/3 mr², तो यहां के अबाउट 2/3 mr² प्लस mr², तो आएगा हमारे पास कितना 5/3। एंगुलर मोमेंटम आएगा 5/3 mr² इंटू ओमेगा, और काइनेटिक एनर्जी आएगी हाफ 5/3 mr² इंटू ओमेगा स्क्वायर। स्क्वायर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बट आप लोग जानते हो कि इस एक्सिस के अबाउट 2/3 ml²/3, इसके अबाउट ml²/3, इसके अबाउट 2/3 ml²। तो आप कह सकते हो कि इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो एंगुलर मोमेंटम विल बी I इंटू ओमेगा, तो दैट विल बी 2/3 ml² इंटू ओमेगा, एंड काइनेटिक एनर्जी विल बी ऑफ कोर्स हाफ 2/3 ml² इंटू ओमेगा स्क्वायर। कैसे कर लो बेटा, एक ही बात, ठीक है। आगे चलिए बेटा। तो जब भी आपको ये काइनेटिक एनर्जी या फिर एंगुलर मोमेंटम लिखना हो तो कोई बहुत बड़ा टास्क थोड़ी है यार। मेन चीज़ तो वो है कि आपको I याद है या नहीं है। I बेटा मैंने वो कह रखा था कि चार्ट आपने बना लिया होगा और आपने सारे के सारे चार्ट करने के बाद याद कर लिए होंगे। नहीं याद हुए तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे सवाल करोगे तो काफ़ी सारे जो काम के हैं वो तो याद हो ही जाएंगे, बाकी भी याद तो करने पड़ेंगे, है ना। ठीक, क्या पता किस पे सवाल पूछ ले यार, याद तो सारे करने पड़ेंगे, तो याद तो आप कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट इज एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन थ्योरम। It is also can be abbreviated as AMCD। सुनिएगा, मैं एक छोटा सा काम कर रहा हूं। जैसे पॉइंट के अबाउट हमने पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम लिखा था उसका एक फॉर्मूला था बेटा, m इंटू r क्रॉस v। आई रियली होप कि आपको याद होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे dl/dt निकाल के बताओ, तो आप कहोगे सर m तो कांस्टेंट है लेकिन r और v दोनों वेरी कर रहे हैं, और r और v अगर क्योंकि पार्टिकल मूव कर रहा था तो उसकी पोजीशन भी वेरी करेगी और वेलोसिटी भी हो सकता है कि वेरी कर रही हो, आई डोंट नो, कांस्टेंट है, वेरिएबल है। एक फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय दूसरे फंक्शन को हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? एक को वैसे का वैसा लिख दो, मल्टीप्लाइड बाय दूसरे का डिफरेंशिएशन, दैट इज dv/dt, प्लस अब पहले वाले का डिफरेंशिएशन dr/dt मल्टीप्लाइड बाय दूसरा वाला, दैट इज m इंटू r क्रॉस। इस dv/dt को हम पहचानते हैं, ये तुम्हारा एक्सेलरेशन है। इस dr/dt को हम पहचानते हैं वेलोसिटी। अरे बेटा r क्या था? पोजीशन थी। पोजीशन के चेंज होने की रेट क्या होती है? वेलोसिटी।
और जैसा मेरे बच्चे जानते हैं कि v क्रॉस v तो बेटा क्या आएगा 0। v वेक्टर और v वेक्टर के बीच में एंगल कितना है 0, और क्रॉस प्रोडक्ट बेटा क्या आता है v इंटू साइन 0 इज 0, सो इट इज 0। सो इट कम्स आउट टू बी r क्रॉस ma। वी रिमेंबर दिस ma। तो मेरे बच्चे बोलेंगे कि सर dl बाई dt इज इक्वल्स टू r क्रॉस व्हाट इज दिस इज f, एंड वी नो दैट कि r क्रॉस f इज ऑलवेज इक्वल्स टू टॉर्क। सो आई वांट टू से इज दैट कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज डिफाइंड एज टॉर्क। मैं इस बात को डायरेक्ट भी कह सकता था कि बेटा जैसे ट्रांसलेशन मोशन में रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स था, वैसे ही यहां पर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम टॉर्क है। लेकिन मुझे लगा कि थोड़ा खेल लेते हैं, तो हमने खेल लिया। हम एक तरीके से और खेल सकते हैं, प्योर रोटेशनल मोशन वाले में चलो। तो हमने कहा कि एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है I इंटू ओमेगा। कहा था ना बेटा, अगर मैं कहूं कि व्हाट इज dl बाई dt, तो आपको सिर्फ dl बाई dt I को तो बाहर निकाल लो इंटू d ओमेगा बाई dt। हम अक्सर I को बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि बेटा बॉडी अक्सर रिजिड होती है। बॉडी रिजिड होती है तो शेप साइज ज्योमेट्री चेंज होती नहीं है। शेप साइज ज्योमेट्री चेंज नहीं होगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं होगा, सिर्फ ओमेगा चेंज होगा। हम कहेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज I into d omega by dt। बेटा d omega by dt is alpha। We know this I alpha very well। This I alpha is our torque। So basically rate of change of angular momentum is torque। तो यहां पर जो पहला स्टेटमेंट बन रहा है, जो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं, दैट इज नॉट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन थ्योरम, इट इज सम डिफरेंट स्टेटमेंट, बट दिस स्टेटमेंट इज वेरी यूजफुल। वी कैन से दैट कि रेट ऑफ चेंज ऑफ angular momentum is equal to torque applied, fair enough। हालांकि ये वाली बात बेटा मैं कंपैरिजन से भी बोल चुका, लेकिन बेटा हम लोगों ने इस बात को प्रूव भी किया। अब अगर मान लीजिए कि किसी सिस्टम पर लगने वाला जो एक्सटर्नल टॉर्क है वो जीरो हुआ। इंटरनल टॉर्क तो बड़ा वैसे तुम जानते हो, जैसे फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल होते हैं बेटा, वैसे इक्वल एंड अपोजिट टॉर्क भी कैंसिल होते हैं। अगर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो हुआ तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर इस केस का मतलब ये हुआ कि dl बाई dt जीरो होगा। टॉर्क जीरो होने का अर्थ यह कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम जीरो होगा, और रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम जीरो होगा, इस बात का मतलब यह है कि चेंज इन एंगुलर मोमेंटम जीरो होगा, और चेंज इन एंगुलर मोमेंटम जीरो होगा, इस बात का मतलब यह है कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है। और अगर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, इस बात का मतलब यह है कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और फाइनल एंगुलर मोमेंटम बराबर है। एंड दिस इज नोन एज एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन थ्योरम। किसी सिस्टम पर लगने वाला अगर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। अगेन इस बात को डायरेक्ट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में बोला था बेटा, फोर्स जीरो तो मोमेंटम कंजर्व्ड, यहां पर बोल रहे हो टॉर्क जीरो तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड, बस इतनी सी बात है। तो इस बात को मैं बाई स्टेटमेंट बोल रहा हूं, इफ external torque on a system is zero about an axis, then its angular momentum will be conserved about that axis। जिस एक्सिस के अबाउट एक्सटर्नल टॉर्क है
उस एक्सिस के अबाउट आपका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, उस एक्सिस के अबाउट आपका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है। आई होप बेटा समझ गए होंगे। आगे चलते हैं बच्चों। चलिए बेटा, मैं होमवर्क दे रहा हूं बेटा। शीट में आरबीडी की बेटा आपके पास जो शीट है, मैं काफ़ी होमवर्क तो आपको पहले से दे भी चुका हूं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 में मैंने आपको टिल सेक्शन एफ होमवर्क दे रखा है, पहले से ही दे रखा है। किसी ने नहीं किया तो अब कर ले। सेक्शन जी को छेड़ना ही नहीं है एक बार, ठीक है। उसमें हेडिंग में हो सकता है कि एंगुलर मोमेंटम लिखा हो, लेकिन एक बार ना उसको परेशान मत करना, ठीक है। पहले अपन थोड़ा सा और पढ़ेंगे, उसके बाद जाके सवाल करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे, ठीक है। आगे चलिए बेटा, एक्सरसाइज 2 के पार्ट 1 में पेज नंबर 25 से स्टार्ट हो रहा है शायद ये। आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक करें। फिर क्वेश्चन नंबर 23 करें। फिर आगे चलिए, एक्सरसाइज 3 में आप क्वेश्चन नंबर 1, 2, 7, 10, 11, 14, 16 कर लें बेटा। ये एक्सरसाइज 3 के पार्ट 1 में है। हालांकि बेटा आप एक्सरसाइज 3 के पार्ट 2 में भी क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से फिर ज़्यादा हो जाएगा, है ना। इतना कर लो, बाकी कल दे देंगे, है ना। आप इसके अलावा आप HCV में भी होमवर्क कल देंगे, ठीक है। HCV के अंदर अगर आप होमवर्क करते हो तो कल देंगे। इतना कर लो बेटा, एक्सरसाइज 3 के पार्ट 2 में आप सवाल कर सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से इतने ही हो पाएंगे एक दिन में, है ना। आगे चलते हैं।